मैं कलामुल्ला हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आज फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और उसकी क्या एक पार्ट है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का एकीकरण कैसे हुआ इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। इटली और जर्मनी दो ऐसे राज्य हैं जिनका उदय एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बनता है वर्ल्ड हिस्ट्री में। 19वीं शताब्दी की घटनाएं हैं। तो आखिर क्या था ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि ये यूनिफिकेशन नेशनलिज्म के आधार पे होगा। जो नेशनलिज्म का सेंटीमेंट क्रिएट होगा उसी के आधार पे ये बिखरे हुए राज्य यूनाइट होंगे। अब इटली को अगर मोटे तौर पे देखें तो 3 पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल। इसकी अलग अलग समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं, क्यों ये यूनाइट नहीं हो पा रहा था, कैसे यूनाइट हुआ, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले यूनिफिकेशन में जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो बाधाएं थी, वो क्या थी? भौगोलिक स्थिति। इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर देखिए तो नॉर्थ में आल्प्स माउंटेन है और ईस्ट, वेस्ट और साउथ वाटर लॉक्ड है, यानी पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। और मेटरनिक जो उस समय ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री होता था और सबसे शक्तिशाली राजनेता था, उसके शब्दों में इटली वाज जस्ट ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन, केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति था। इसमें कोई पॉलिटिकल यूनिटी नाम की चीज नहीं थी। तो इसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो भी इसमें बाधक था। जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पे पोप का अपना राज चलता था और पोप चाहता तो था कि यूनिफिकेशन हो, बट कैसा? कल्चरल यूनिफिकेशन की बात करता था। वह पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात नहीं करता था। उसका मकसद था कि अगर कल्चरल यूनिफिकेशन होता है तो उसका पावर प्रभुत्व बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बाधा जो थी वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ऑस्ट्रिया इसके नॉर्थ में है और सबसे शक्तिशाली कंट्री है उस समय का। और मेटरनिक के समय में तो पूरी यूरोपीय व्यवस्था ऑस्ट्रिया के अकॉर्डिंग गाइड होती थी। तो ये भी नहीं चाहता था, फ्रांस के भी अपने हित थे, वो भी नहीं चाहता था कि इटली यूनाइट हो। बट सारी ऑब्स्टेकल्स के बाद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनके वजह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। उनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो था कल्चरल रिवॉल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति वहाँ पे जो हुई। सांस्कृतिक क्रांति का मतलब क्या है? वहाँ के लोगों के बीच ये भावना आना कि हम एक थे और श्रेष्ठ थे। हमारी भाषा एक थी, संस्कृति एक थी, रहन सहन एक था, हमारी जीवन शैली एक थी। जाहिर सी बात है इसी जमाने में ये रोमन जो सिविलाइजेशन था उसी का ये अवशेष है। और रोमन साम्राज्य, रोमन सभ्यता जो है बहुत प्राचीन सभ्यता है और अपनी एक अनोखी पहचान रखती है। तो यहाँ के लोगों में भी वो ग्लोरी का भाव होना ही था। यहाँ का एक थिंकर है जियो बाल्टी, इसने बार बार बताया कि इटली वासी एक श्रेष्ठ रेस के लोग हैं, एक अच्छी प्रजाति के लोग हैं और इनका हमेशा से अतीत जो है वो ग्लोरीफाइड रहा है, गौरवशाली इनका पास्ट रहा है। इसके बाद जो यहाँ का मेन प्लेयर नेशनलिज्म में और यूनिफिकेशन में होगा वो है नेपोलियन बोनापार्ट। हम जानते हैं कि 1879 के रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का जो राइज होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। और नेपोलियन की आर्मी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ नेशनलिज्म ले जाएगी, डेमोक्रेसी ले जाएगी, रेनेसां ले जाएगी और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। पता ही है कि इसकी नेशनलिज्म की फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सप्रेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही देखने को मिला था, जहाँ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बातें हुई थी। डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे बात हुई थी और नेशनल सब पहली बार वहीं हम नेशनल असेंबली में देखे थे। और रिसोर्जिमेंट जो है, रिसोर्जिमेंटो, ये इटली के यूनिफिकेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या है? फिर से जग जाना। इसका मतलब है कि कभी सोए भी थे। हाँ, तो इटली वाले सोए ही थे। और जगह कब थे? पहले जब रोमन सिविलाइजेशन था, यानी जब वहाँ श्रेष्ठ सभ्यता के जो फैक्टर थे वो देखे गए थे और बाद में ये लोग सो गए थे, यानी अपने ही पास्ट को ये लोग भूल गए थे। तो फिर अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए पास्ट के फैक्ट्स को जब इन्होंने ढूंढा और ढूंढने के बाद उस पर जब इन्होंने अपने आप को डिग्निटी महसूस किया तो ये रिसोर्जिमेंटो कहलाया। रेशनलिज्म क्या होता है? हर व्यवहार में आदमी जो भी करता है उसमें अपने
इंटेलेक्ट को, अपने IQ को पहले रखता है, मानता नहीं है ये ऐसा होता है, मान लो ऐसा नहीं चलेगा, सोचता है कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है। तो जब अपनी बुद्धि लगाने लगता है तो बुद्धिवाद, ये जो है सब आधुनिकता के पैमाने हैं। नेपोलियन ने एक और काम किया, ट्रांसपोर्डियन रिपब्लिक और सिसिलपाइन रिपब्लिक का वहाँ पे गठन किया, और सिसिलपाइन और ट्रांसपोर्डियन रिपब्लिक की स्थापना के संग इटली के यूनिफिकेशन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट जो प्लेयर है वो है मेजिनी। मेजिनी को क्या कहते हैं? पैगंबर, मसीहा, देवदूत कहेंगे। ये क्या है? रिपब्लिकन है, गणतंत्रवादी है। 1805 में सार्डिनिया के जेनेवा में इसका जन्म होता है, और 1815 में जेनेवा को जब पीडमोंट में मिलाया जाता है, ये पीडमोंट सार्डिनिया का एरिया है, जब पीडमोंट में मिलाया जाता है तो उसका वो विरोध करता है। ये कार्बोनरी का सदस्य था। कार्बोनरी क्या है? एक गुप्त संगठन है। गुप्त संगठन क्या होता है? वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका अपना नाम, पहचान और सदस्यता कुछ भी नहीं होती। सारे मेंबर बस वॉलेंटियर्स होते हैं, और वो लोग जनरली हिंसक कार्य करते हैं, और उनका टारगेट कुछ अच्छा होता है। जैसे यूनिफिकेशन के लिए काम करना, टारगेट अच्छा है, बट उनका जो प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, वो हिंसक होता है, इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। 1821 में नेपल्स में विद्रोह हुआ, फ्रीडम के लिए होगा, लिबर्टी के लिए होगा, लेकिन उसको दबा दिया जाएगा, और दबाने से दुखी होकर के मेजिनी क्या करेगा? काला वस्त्र पहनने लगेगा। 1831 में मोर्सेई में यंग इटली की स्थापना करेगा, और 1834 में बर्न में यंग यूरोप का गठन करेगा। यंग का विशेष यहाँ पे मतलब है, मेजिनी कहता था कि युवाओं में शक्ति होती है, और वो शक्ति जो होती है, जुआ वह होता है जो दिशा को बदल सकता है, और ये अगर जुआ तैयार हो जाए तो इटली का यूनिफिकेशन निश्चित रूप से होगा। इसलिए युवाओं का ये आह्वान करता था कि आप जगो और पूरे इटली वासियों को यूनाइट करो। इसने नारा दिया, स्लोगन इसका क्या था? जनता, जनार्दन तथा इटली। अगला जो इसमें प्लेयर है उसका नाम है काउंट काबूर। काउंट काबूर एक पॉलिटिशियन था। इसका जन्म 1819 में हुआ। यह आइडियलिस्टिक कम था, रियलिस्टिक ज्यादा था। रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक मतलब, आइडियलिस्टिक वो होता है जो एक पैमाने से अलग नहीं होता, वह अपने आदर्श पे ही जीता मरता है। और यथार्थवादी या रियलिस्टिक वो होता है जो वह हर काम करता है जिससे उसका टारगेट अचीव हो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो व्यवहारिक काम करता है। तो इसने सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया, अपने आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया, और फिर जो फॉरेन हेल्प मिल सकता था उसके लिए कोशिश किया। यानी आर्थिक उन्नति करेगा, सैनिक शक्ति बढ़ाएगा, और विदेशी सहायता लेगा। सब कुछ क्यों करेगा? इटली के यूनिफिकेशन के लिए, इटली के एकीकरण के लिए। ये राजतंत्र का सपोर्टर था। पीडमोंट सार्डिनिया में क्या था? राजतंत्र था, उसका सपोर्टर था। 1850 में इसको कृषि, व्यापार और नौ शक्ति का मंत्री बनाया गया, और इसने कृषि, व्यापार और नौ शक्ति का खूब विकास किया। 1852 में ये प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसने गृह नीति उदार अपनाई, मतलब सबको एक साथ मिला के चलने में विश्वास किया, और विदेश नीति का आधार इसने युद्ध और सैन्यवाद को बनाया। यानी लड़ो और सैनिक सहायता लो, सैनिक सहायता दो, वह सब कुछ करो जिससे इटली का यूनिफिकेशन हो जाए। और अगला प्लेयर है गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी का जन्म जो है 1807 में निस में होता है। यंग इटली का ये सदस्य बना, और कई सारे विद्रोहों में भाग लिया। इटली के यूनिफिकेशन के लिए जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उसमें ही भाग लिया, इसलिए इसको मृत्युदंड की सजा मिली, और ये निर्वासित हो गया, अपने से भाग गया विदेश में। और ये काफ़ी स्किल्ड था सैन्य क्षेत्र में, और इसको तलवार कहते हैं। एकीकरण की तलवार किसको कहते हैं? गैरिबाल्डी को कहते हैं। इसने रेड शर्ट नाम का एक गुप्त संगठन भी बनाया था, और ये अपने सैन्य क्षमता से इटली के एकीकरण में विश्वास रखता था। अब थोड़ा सा इटली को और समझ लेते हैं। इटली जो मेनली 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो नॉर्थ में क्या है? सिवाय और सार्डिनिया पीडमोंट का स्टेट है, और ये सिवाय वंश के शासन में है। इसके नॉर्थ वेस्ट में लोम्बार्डी और वेनेशिया, नॉर्थ ईस्ट में लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र है, और ये ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में है, उसका प्रभाव है। सेंट्रली जो प्रोविंसेज हैं वो पर्मा, मोडोना, टस्कनी, वोलेगना और रोमेगना है, और एकदम सेंटर में रोम का अपना स्टेट है, पेपर्स स्टेट बोलते हैं इनको, और साउथ में नेपल्स और सिसिलीज हैं। अब इटली के यूनिफिकेशन के जो स्टेज हैं उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा वियना
सिस्टम को समझते हैं। वियना समझौता क्या हुआ था 1815 में, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था तो उसके बाद वियना में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, और इस एग्रीमेंट में इटली को नॉर्थ वेस्ट इटली का जो पोर्शन है, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, सेवाय, ये सेवाय वंश को दे दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यही सेवाय वंश इटली का अपना मूल वंश है, राजवंश है। बाकी तो जो भी एरिया है वो विदेशियों के हाथ में रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट में लोम्बार्डी और वेनेसिया, ये लोम्बार्डी और वेनेसिया का एरिया किसको दिया गया, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। सेंटर में जो थे परमा, मोडेना, टस्कनी, ये फ्री स्टेट थे, बट इन पे ऑस्ट्रिया का काफी प्रभाव था। और साउथ का जो प्रोविंस है नेपल्स और सिसिली, ये बुर्बो वंश के नेतृत्व में था। ये बुर्बो वंश फ्रांस वाला नहीं है, ये स्पेन का बुर्बो वंश है। अब आइए देखते हैं कि यूनिफिकेशन क्या हुआ। तो 3 स्टेजेस में हुआ, बहुत आसान है। पहला 1859 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच वार हुआ। ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के वार के बीच क्रीमिया का वार हुआ था। कब हुआ था, 1854 में। इसके किसके बीच में, तो रसिया एक तरफ था, दूसरी ओर फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड थे। जब क्रीमिया का वार हो रहा था तो उस समय पिडमॉन्ट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री काउंट काबूर था, बड़ा होशियार था। इसने क्या किया, अपनी आर्मी को भेज दिया युद्ध में। किसके फेवर में, मित्र राष्ट्रों के फेवर में, यानी फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड के फेवर में भेज दिया। जब क्रीमिया का युद्ध समाप्त हुआ तो निश्चित रूप से रूस की हार हुई थी और फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड की जीत हुई थी। इसके बाद पेरिस पीस एग्रीमेंट हुआ। जब पेरिस में पीस एग्रीमेंट हुआ तो वहाँ इटली को बुलाया गया। अब इटली की ये डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी। ये जो है एक राष्ट्र के रूप में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, तुर्की, इंग्लैंड के समकक्ष बैठा। और यहीं से कहते हैं कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का कमल खिला। कैसे खिला, क्रीमिया का युद्ध नहीं होता तो पेरिस एग्रीमेंट नहीं होता, और क्रीमिया का युद्ध नहीं होता तो उसमें इटली को भाग लेने का मौका नहीं मिलता। मौका मिला, पेरिस एग्रीमेंट में शामिल हुआ और वहां जाकर के अपनी समस्या को विश्व पटल पे रखा। दुनिया को बताया कि इटली डिवाइडेड है और डिवाइड करने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके बाद जब ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध 1859 में हुआ तो क्यों हुआ, इसी वियना व्यवस्था के वायलेशन के खिलाफ हुआ। क्योंकि वियना सिस्टम जो है ऑस्ट्रिया के मेटरनिक ने लागू किया था, और ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक जो है काउंट काबूर फ्रांस से मिलकर, चूंकि फ्रांस की उसी तरह लज्जित हुआ था, उसके लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक ये व्यवस्था थी, तो फ्रांस से मिलकर के ऑस्ट्रिया के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। इसी षड्यंत्र के विरोध में ऑस्ट्रिया ने अटैक किया, और अटैक किया तो फ्रांस की मदद से सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और ऑस्ट्रिया को हराने के संग लोम्बार्डी पर अपना अधिकार कर लिया। ये लोम्बार्डी है। इसके बाद क्या होता है, 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होता है। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया का जो वार हुआ उसको सेडोवा का वार कहते हैं। सेडोवा के वार में फिर ऑस्ट्रिया हार गया प्रसा से। प्रसा कौन है, प्रसा जर्मनी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोविंस है, और इसी के नेतृत्व में, इसी के लीडरशिप में जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा। ऑस्ट्रिया को हारा, और हारने के संग वेनेशिया पर, ये वेनेशिया है ना, वेनेशिया पे इटली ने कब्जा कर लिया। अब जब पहले स्टेज में 1859 में काउंट काबूर ने लोम्बार्डी पे कब्जा किया था, लोम्बार्डी पे, तो उसके बाद क्या हुआ था, उससे मोटिवेट होकर जो सेंट्रली प्रोविंस है परमा, मोडेना, टस्कनी, बोलेगना और रोमेगना, यहाँ जन विद्रोह हुए, लोगों ने विद्रोह किया। हालांकि उस विद्रोह में इसने सपोर्ट किया था आम जन का, और इन लोगों ने विद्रोह करके जनमत संग्रह करके खुद को पिडमॉन्ट सार्डिनिया में मिलाने का ऐलान कर दिया था। अब सेडोवा का युद्ध जो 1866 में प्रसा ऑस्ट्रिया के बीच हुआ, तो इससे वेनेशिया पे कब्जा कर लिया। साउथ के जो स्टेट हैं नेपल्स और सिसिली, इस पर गैरिबाल्डी ने कब्जा कर लिया था। और जब गैरिबाल्डी कब्जा कर लिया था तो वो खुद चाहता था पोप पे अटैक करना, सेंटर में पोप है, लेकिन काउंट काबूर ने उसको मना कर दिया। कहा कि भैया तू अभी मत आ, अगर तू रोम पे अटैक करेगा ना तो जितने कैथोलिक कंट्रीज हैं जो पोप को संरक्षण देते हैं वो सब मिल जाएंगे और हम पे अटैक करने लगेंगे। तो ये गैरिबाल्डी मान गया, और काउंट काबूर ने अपनी आर्मी को नेपल्स और सिसिली में भेज करके कब्जा किया। और गैरिबाल्डी इतना राष्ट्रभक्त था और इतना त्याग इसके अंदर थी
कि इसने ये सिसिली और नेपल्स काउंट काबूल के हवाले कर दिया और स्वयं एक मुट्ठी जौ लेकर के चला गया और जिंदगी भर खेती किया। तो ये इसके सेक्रीफाइस का भी परिणाम है। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहते हैं। तो अब नॉर्थ साउथ ईस्ट सब तो हमने देख लिया। ये सेंटर में जो पोप का स्टेट है ये बचा हुआ है। अब देखिए इसका कैसे ये अपने यूनिफिकेशन करेगा। तो 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। किसके बीच? फ्रांस और प्रसा। प्रसा वही जर्मनी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोविंस है। और फ्रांस और प्रसा में जब युद्ध हुआ तो फ्रांस की सेना जो रोम में पोप के संरक्षण के लिए थी, फ्रांस ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और जैसे ही वापस बुलाया काउंट काबूल क्या करेगा? रोम पे कब्जा कर लेगा। और इस तरह रोम पे कब्जा के संग ही 1870 में इटली का यूनिफिकेशन पूरा हो जाएगा। तो ये इटली का एकीकरण मैंने बहुत सहज बनाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, फिर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।